Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. निकालिए डाउट्स। शीट लेके नहीं आया हूँ आज में। ऐसा रुकिए, मैं बोलता हूँ मेल कर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हाँ, कल मेल तो किया ही था और एक किया था, करवाया था यार, आपको तो याद ही नहीं था। और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का ही जो प्रीवियस ईयर वाला था, सॉल्यूशन। हाँ, वो मेरे को मेल कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक तो वाटर टैंक है, इसके बेस पे आपने एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये एच हाइट है। मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। ये एच हाइट है और यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट किया हुआ है, ठीक। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एच अपॉन एक्स हाइट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इट टेक्स T1 टाइम टू डिक्रीज द हाइट ऑफ वाटर टू एच अपॉन एक्स। कितना डिक्रीज हुआ, इतना हाइट। मैंने मान लिया ये हाइट है, इतना पानी नीचे आ चुका है, ठीक। कितने टाइम में, T1 टाइम में। और ये जो बचा हुआ पानी है, ये बचा हुआ कितना होगा, कैपिटल एच माइनस एच अपॉन एक्स, ठीक है। ये जो बचा हुआ पानी है ये कितने टाइम में आता है, T2 टाइम में। तो आपको पता लगाना है, ये क्वेश्चन में गिवन है T1 इज इक्वल टू T2, फाइंड एक्स। T1 is equal to T2, find
एच। याद कीजिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जनरल क्वेश्चन करवाया। एक जनरल क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था। वो जनरल क्वेश्चन क्या था कि किसी भी एच साइड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, याद आ रहा है? नीचे मैंने बेस में एक होल क्रिएट किया हुआ था, वहां से पानी निकल रहा था। फिर मैंने कहा था किसी भी एच हाइट तक पहुंचने में क्या टाइम होगा, एच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ अंडर रूट में कुछ आ रहा था। याद है आप लोगों को क्वेश्चन? Yes, sir. क्लास में करवाया हुआ है। जूही, खुशबू, तो उस कंडीशन में आपने h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था, ठीक? तो जब हम लोगों ने h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, पहले केस में कितनी हाइट है, यही है ना, ये है ना h, ये मान लीजिए ये हमने निकाला था, h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इतना पानी है तो कितना टाइम लगेगा, निकाला था ना? तो उसी इक्वेशन में जो आपने निकाला था, उसी में आप लोग क्या कीजिए कि h की वैल्यू यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक? उसके बाद h अगर इतना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों में एक x वेरिएबल आएगा। कर सकते हैं कि मैं उसको फिर करूं पूरा सॉल्व? मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, जो हमने किया था बस उसी में वैल्यू पुट करके निकालना है। हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, h एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम लोगों ने एक रोटेशन वाला केस देखा था कि अगर फ्लूइड को मैं रोटेट करूं, बकेट को, 2√3, 2, 4, 3√2, हाँ 2 नहीं 4 इसमें करेक्ट दिया हुआ है, हाँ कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, सभी में जो लिक्विड है वो एल हाइट तक भरा हुआ है, ये भी एल है, ये भी एल है। आपने निकाला था y एज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2g, ये निकाला था ना कल। अब मैंने क्या कहा कि मैं कितनी रफ्तार से इसको रोटेट करूं ताकि मिडल लिंब में पानी ना रहे, मतलब कि जो मिडल लिंब में पानी है एल हाइट का, वो दोनों में इक्वली चला जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। पानी का शेप कैसा हो जाता है, ये हो जाता है पानी का शेप, ठीक? इसका मतलब ये जो एल हाइट का पानी है, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं, ठीक? तो अगर आधा इधर चला गया तो L/2 आ गया, आधा इधर चला गया तो L/2 और आ गया, ये पानी का शेप ऐसा हो गया, ठीक? तो ये हाइट कितनी हो गई, 3L/2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई और x की वैल्यू क्या है, x ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, आंसर आ गया। सर अगर ये नीचे जो बेस में एल है वो अगर डिफरेंट दिया जाता तो फिर हम कैसे निकालते कि कौन सी लिंब में कितना जाएगा? नहीं फिर वो इस मतलब कि है नहीं, मैं ऐसे हिंट दे देता हूँ कि कैसे करते।
आगे मैं कहता कि ये आपका L/2 है, ठीक है, और ये आपका L है, तो मैं कहता यहाँ पे x चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा L-x, ओके। ठीक है, और लिंब के हाइट के हिसाब से मैं इक्वेशन डेवलप करता, 2 इक्वेशन डेवलप करने पड़ जाते, ठीक। हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह पीने के लिए, ठीक। अगर मैं स्ट्रॉ यूज करता हूं तो पानी क्या होता है वो आपके माउथ में जाता है, तो अगर हमें कॉमन सेंस हम लोग बर्नौलीज अगर अप्लाई करते हैं तो बर्नौलीज अप्लाई करने मैंने कहा था कि जब भी लिक्विड का क्वेश्चन हो तुरंत आपके दिमाग में बर्नौलीज प्रिंसिपल आना चाहिए। अब मेरा प्रेशर जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रॉ से मेरे को सक करना है लिक्विड को, ठीक है, अगर स्ट्रॉ से लिक्विड को सक करना है इसका मतलब अंदर मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बाहर के कंपैरिजन में कि कम होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होगा तो आप अंदर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, कम होना चाहिए, ठीक है। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लिक्विड मूव करेगा ना, यस। इसलिए क्वेश्चन एक वही है कि जब हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे खींचते हैं, ठीक है, अपने लंग्स को बताए ऐसे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए अंदर, ठीक, और प्रेशर कम होता है तो उस प्रेशर डिफरेंस के कारण बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण वो लिक्विड मेरे लंग्स के अंदर चला जाता है। तो क्वेश्चन एक यही दिया हुआ है कि जो एक स्टूडेंट है वो अपने लंग्स में रिड्यूस द प्रेशर टू 750 mm, 750 mm तक अपने अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, ठीक। तो कितने हाइट का पानी वो ड्रिंक कर सकता है? टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 mm। प्रेशर, हाँ, क्या 10 mm बस हो गया आंसर? जी। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। दस 75 13.6 1.36। क्वेश्चन एक दो बार ध्यान से रीड कीजिए। प्रेशर रिड्यूस टू 750 mm ऑफ मर्करी, इसकी डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना मैक्सिमम हाइट का पानी वो अंदर सक कर सकता है, मतलब कितने डेप्थ तक स्ट्रॉ डालूं ताकि वो पानी अंदर आ जाए, ये क्वेश्चन है। सर चेंज इन प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 ही आ रहा है ना।
हाँ, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखें? 0.2 थोड़ा सा सोचिए, हम लोग आंसर पे हैं, एक लाइन लिखना आंसर आ जाए। सर रो जी एच रो इंजन जी एच प्रेशर इज इक्वल टू 10। थर्टीन। थोड़ा सा सोचिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन के वर्डिंग में ही आंसर छुपा हुआ, मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10 mm ऑफ एच जी प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो हाइट ही तो है, तो 10 mm ऐसे करके आ जाए। नहीं, वो आंसर आएगा ही। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, बाबा बोल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट बचा हुआ है प्रेशर को लेके, वो चीज क्लियर हो जाएगी। आप लोग एक लाइन नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए, ये आपने कहा कि प्रेशर रिड्यूस हो गया 750 mm तक, तो प्रेशर डिफरेंस कितना डेवलप कर दिया उसने अपने लंग्स के अंदर? 10 mm ऑफ मर्क्यूरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पी नॉट, मतलब कि 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, बाहर का प्रेशर है आपका 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन उसने कितना रिड्यूस कर दिया? 750, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस कितना डेवलप कर दिया उसने? 10 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो रो जी एच 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। आंसर आपका सब सेंटीमीटर में दिया होगा, ये होगा ना, रो जी एच, ये हुआ प्रेशर। ठीक, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण मैं किसको सक कर रहा हूं? पानी को ना। तो रो ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी इंटू एच, यही तो निकालना है कि पानी कितना आएगा। नहीं आया? आ गया सर। 10 mm है तो 1 हो जाएगा सेंटीमीटर में। यस नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। ये प्रेशर डिफरेंस लिक्विड के हाइट के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए ना, वही तो होता है कि कितना पानी मैं ले सकता हूँ। लिक्विड के हाइट के हिसाब से प्रेशर कितना होता है? रोज ये, और लिक्विड कौन सी है? वाटर है, तो 1 इंटू जी इंटू एच, तो एच ऑफ वाटर आ जाएगा। अब आया समझ में? यस आप कौन सा कह रहे थे? 6। ये लिक्विड है, इसके अंदर कोई बॉल है, यहाँ पे ए बी सी,
ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। मैं सिर्फ लिक्विड के कारण प्रेशर लिख रहा हूँ। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। बी और डी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच प्लस आर, इसका रेडियस, ठीक। और सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच प्लस 2r। अब जो ऑप्शन दिया उसमें मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर रॉन्ग आ रहा है, मतलब पता नहीं शायद पीछे ही गलत है या हमारा ही गलत आ रहा है। प्रेशर एट बी एंड डी करेक्ट है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रेशर एट ए इज लेस देन बी, करेक्ट है। प्रेशर एट डी इज लेस देन प्रेशर एट सी, ये भी करेक्ट है। और बी और डी मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि ये दिया हुआ है, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाई 2। क्या ये करेक्ट है? करके देखिए, तो वैल्यू पुट करके देखिए। नहीं सर, पी सी प्लस पी ए अपॉन 2 आ रहा है, प्लस आएगा। तो ये इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन है। ओके सर, ठीक। लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने तो लिख दिया है। हाँ तो वही तो सेकंड ऑप्शन है, तो लिखा हुआ है, देखिए तो। डेट आई है कुछ? अरे उठ गया, हल्का हो सर, गया। किसका है ये माइक हो ना अनम्यूट? मेरे को वो वाली जीन्स चाहिए पर अब मिलेगी नहीं। रक्त वाली, हाँ वो गौरांगी? फटी हुई, अभी ना कह रहे थे म्यूट। मेरे को शायद लेटेस्ट। म्यूट करके बातें कीजिए। चलिए मैंने ही कर दिया म्यूट। और सर एक डाउट है थ्योरी से रिलेटेड। हम्म। सर ये प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्या? हाँ, अच्छा, तो सर फिर हम जैसे बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो फिर वो एक्सपेंड क्यों करता है? क्योंकि आपने अंदर का प्रेशर ज्यादा रखा है ताकि बाहर के प्रेशर को बराबर कर ले, बबल्स है। लेकिन सिंपल प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करें, ये सरफेस है, ठीक है। तो कोई सा भी इमेजिनरी सरफेस है आपका, इसके ऊपर जो भी बाहर से एयर पार्टिकल्स हैं प्रेशर डेवलप करते हैं, तो प्रेशर ऐसा डेवलप करते हैं ताकि इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सिंपल देखिए ना, मैं भी खड़ा हूं यहाँ पे, तो चारों तरफ से एयर है, ठीक है। तो चारों तरफ से फोर्स सप्लाई हो रहा है, वो चाहते हैं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए। लेकिन मैं रिजिड हूँ, मतलब कि मैं सॉलिड हूँ, इसलिए मेरे वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर पा रहे, इतना प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पा रहा है एयर के कारण। लेकिन सिंपल प्रेशर का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से फोर्स लगाना, इसको प्रेशर कहते हैं पर यूनिट एरिया को। अगर किसी भी चीज पे फोर्स लगेगा चारों तरफ से, तो वो कंप्रेस होने की तो कोशिश करेगा। और मैं अगर सामने वाले पे लगा रहा हूँ, एयर पे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो मैं उन पे चारों तरफ से मैं उसको इधर की तरफ एक्शन रिएक्शन पेयर कर रहा हूँ। वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा कि हाँ वो कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन नेचर आपका उसका कंप्रेसिव होता है, क्योंकि प्रेशर डिफाइन करें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, वो कंप्रेस करने की कोशिश करता है। सर क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट पहले 7
देखिए एक क्वेश्चन क्लास में करवाया था, मैंने कहा था कि जो एयर बबल है वो हमेशा पानी में ऊपर जाने की कोशिश करता है और जैसे वो ऊपर जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एयर बबल है जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये V है तो ऊपर गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, 2V हो गया। 2V। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा डिक्रीज प्रेशर। होगा। तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ट्वाइस होना चाहिए ना, यस सर। उल्टा सोचिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये कितना है, रो GH, लिक्विड के कारण प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2P0 इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH, और आपको P0 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो GH, देखिए 2P0 माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH, तो H आ जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर कहते हैं एलिवेटर, 76 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमारा लिफ्ट में अगर बैरोमीटर या जब हम लोग प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को सोचते हैं कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को रीड कर रहा है, अगर लिफ्ट में रखा हुआ है तो उसको हम लोग वेइंग मशीन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वेइंग मशीन क्या करता है, ज्यादा वेट को मेजर करता है। ये होता है ना, जी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है G+A, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, G-A। लेकिन यहाँ पे बैरोमीटर का केस है। तो आपने कहा कि जो प्रेशर हुआ लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रो जी इफेक्टिव G+A इंटू H। ठीक, तो बैरोमीटर रीड कर रहा था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जब बाहर मैंने रखा हुआ था लिफ्ट के बाहर, लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिफ्ट के अंदर रख दिया तो बैरोमीटर ये जो हाइट है वो कितनी रीड करेगा, 76 सेंटीमीटर से ज्यादा करेगा कि कम करेगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये कैसे सोचा गया सूडो फोर्स के बारे में, पहले कहीं पे गलत साबित हुआ होगा तभी तो एक नई चीज को सोचूंगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उस पर आपने एक वेट को हैंग कर दिया, स्प्रिंग ने रीड किया 20 न्यूटन मान लीजिए। ठीक है, अब ये स्प्रिंग जहां पे लगा हुआ था वो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तभी जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा ना। स्प्रिंग तो रीड कर रहा है कि कितना वेट उस पर हैंग किया हुआ है। जो ग्राउंड पे खड़ा है, देखिए कैसे सोचा गया, जो ग्राउंड पे खड़ा है वो चीजों का एनालिसिस कर रहा है। जो ग्राउंड पे खड़ा उससे बोला गया कि स्प्रिंग कितना रीड कर रहा है तो उसने डायरेक्ट स्प्रिंग की रीडिंग देखी और बोला कि 20 न्यूटन है। और जो बंदा अंदर खड़ा था उससे पूछा गया कि कितनी रीडिंग है तो वो भी बोलेगा 20 न्यूटन ही है। ठीक, लेकिन जो अंदर खड़ा था और जो बाहर खड़ा था दोनों का इनर्शियल फ्रेम अलग अलग था। अंदर जो खड़ा था लिफ्ट के अंदर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था और जो बाहर खड़ा था वो इनर्शियल फ्रेम में था। लेकिन जब अंदर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, जो अंदर खड़ा है अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं रहा था। थोड़ा सा लॉजिकली सोच पा रहे हैं, दो ऑब्जर्वर है, मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये जो सिस्टम है स्प्रिंग मास का ये तो रेस्ट पे है ना। तो मैं क्या कहूंगा, जो इसकी रीडिंग मैंने अपने हिसाब से एफबीडी बनाई, मैं अभी नहीं जानता हूं कि इनर्शियल फ्रेम हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम,
मैं खुद के हिसाब से यहाँ पे एवरीडी बना रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा कि kx इज इक्वल टू mg, ये मैंने बनाया, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा था, ठीक है, उसने कहा कि 20 न्यूटन आ रहे, लेकिन उसने क्या कहा, ये सिस्टम तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो उसने क्या लिखा, kx माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन जो लिफ्ट में खड़ा था वो तो कह रहा है मेरे रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है, तो मेरे लिए तो एक्सीलरेशन कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसने क्या कहा, kx इज इक्वल टू mg। आ रहा समझ में? लेकिन जब दोनों बंदों से पूछा गया कि स्प्रिंग की रीडिंग क्या है, तो दोनों ने कहा कि स्प्रिंग की रीडिंग तो 20 न्यूटन है। लेकिन जब हमने मैथमेटिकली करके देखा तो देखा कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा था उसके लिए वैल्यू गलत आ रही थी, kx इज इक्वल टू mg आ रहा था ना, जो लिफ्ट में खड़ा था, और जो बाहर खड़ा था उसके लिए kx माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आ रहा था, ठीक। तब मैनिपुलेशन किया गया न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए, और ये कहा गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा, और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो उसका एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नॉन इनर्शियल, जो ग्राउंड पे खड़ा था, उसने क्या कहा कि x माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये ग्राउंड वाले ने कहा। और जो लिफ्ट में खड़ा था उसने कहा kx इज इक्वल टू एम जी। रीडिंग अलग आएगी ना इस कॉन्सेप्ट से, ये चीज तो समझ में आ रही है ना। लेकिन जब मैं उस इंस्ट्रूमेंट को देखूंगा तो इंस्ट्रूमेंट को रीड करके बताएगा ना इतना न्यूटन है। दोनों बंदों ने देखा, जो बाहर खड़ा था उसने टेलीस्कोप से देखा, बोला 20 न्यूटन रीडिंग आ रही है, इसने यहां से देखा, बोला 20 न्यूटन रीडिंग आ रही है, लेकिन जब मैथमेटिकली करके देखा तो इससे तो वैल्यू अलग आ रही थी। तब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्या, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स का, मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सके। तो उसने क्या कहा कि सूडो फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम तो ऊपर जा रहा था, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा था, तो भले किसका अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगना चाहिए, तो सूडो लगा दिया। तो देखिए इसी के इक्वल हो गया ना, ये इधर ले जाइए kx इज इक्वल टू mg प्लस, ठीक। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब आता है, क्या रीडिंग दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगी, सेम होगी ना, दोनों ऑब्जर्वर नो के सर, सेम सेम रीडिंग आ होगी। रही है? आया समझ में? यस Yes. सर। उसी तरीके से अगर बैरोमीटर रखा हुआ है, बैरोमीटर आपने कहा कि बैरोमीटर लिफ्ट रेस्ट पे था, तो बैरोमीटर ने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रीड किया, अब बोला कि ये तो 760 mm ऑफ मर्करी है। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर मूव करने लगा तो 760 mm ही बताएगा ना, वो अपनी रीडिंग को ना चेंज कर देगा। और प्रेशर तो वही बताएगा ना, जैसे वेट का एग्जांपल लिया था मैंने कि स्प्रिंग यस सर। लगाया तो वेट तो वही बताएगा ना 20 न्यूटन का, वो अपनी वेट की रीडिंग थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो वैसे ही अगर प्रेशर है तो प्रेशर भी वही बताएगा, लेकिन आपने कहा कि जी इफेक्टिव तो चेंज हो जाएगा। अगर जी इफेक्टिव चेंज हो गया इसका मतलब एच की वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा। जी इंक्रीज कर ओके। रहा है तो एच की वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो रो जी एच कांस्टेंट आएगा। यस सर। तो ये एच क्या होना चाहिए, लेस देन 76। 76 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो यही होगा 15, 11। wooden cube just 200 gram mass is heat and the mass is above the cube. Close this top surface 2 centimeter above the water level. देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक ये पानी है, ये वुड है, ठीक है, क्यूबिकल शेप का। इसको ऊपर मान लीजिए आपने एक आयरन पीस रखा हुआ है जिसका मास कितना है 200 ग्राम।
अब सेकंड केस में आपने क्या किया, 200 ग्राम को हटा दिया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है कुछ ऐसा फ्लोट करने लगा, ये कितना ऊपर आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो अंदर कितना रहा, L-2। मान लिया कि इसकी साइड की लेंथ कितनी है, L। तो मेरे को क्या निकालना है, लेंथ, L की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस के हिसाब से। सो वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल के मतलब कर देंगे ना, तो सिंपल हो जाएगा। एफ बी और एम जी को इक्वल रखेंगे दोनों केसेस में, बट एफ बी डिफरेंट आएगा क्योंकि एम जी चेंज हो गया। एक लाइन में कैसे करें, लॉजिकली सोचिए। देखिए, आपका दिमाग यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि जब मैंने 200 ग्राम के वेट को रखा ऊपर, तो ये पूरा का पूरा डूबा हुआ, ठीक है, फुल्ली सबमर्ज होकर ये सिस्टम फ्लोट कर रहा है। लेकिन जैसे ही 200 ग्राम को आपने हटा दिया तो ये ऊपर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 200 ग्राम था वो इस वाले सरफेस का जो डिस्प्लेस हो रहा था पानी, उसको बैलेंस कर रहा था। उल्टा सोचिए, उल्टा, कि मतलब कि ये अंदर था, ये अंदर मतलब 200 ग्राम रखा हुआ था, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस कर रहा था ना, ये वाला। तो इसका मतलब 200 ग्राम के कारण जो वेट होना चाहिए वो इस वाले पार्ट के कारण जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसके वेट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 इंटू 10⁻³ m इंटू जी 10, ये किसके इक्वल होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, बेस का स्क्वायर L² इंटू हाइट 2। अच्छा, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, इसको हटा दीजिए, ये कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे भी करना है। 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, एल की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ग्राम में रखूंगा तो किसमें आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर में। तो आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसी को रखिए इंटू जी, और इसको ये, यहां से जी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 2 एल की वैल्यू आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और जी जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो L² इज इक्वल टू 100, 2 से डिवाइड किया तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So question 18. क्वेश्चन So 14 18. 14 चलिए, जनरल क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन है जो पूछा है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये सिस्टम है, इसके अंदर आपने आइस डाला और ये इतना डूबा हुआ है, एक्स डूबा हुआ है ये आइस पे, ठीक है, ये रेस्ट पे है पूरा सिस्टम। अब मैंने कहा इस सिस्टम को अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूं ए एक्सेलरेशन से, तो एक्स की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा?
सर नहीं पढ़ना चाहिए शायद। वो अलग चीज है, दोनों में सभी चीजों को एक जगह अप्लाई नहीं किया जाता। वो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट था, ये अलग केस है। यहाँ पे फ्लोटिंग वाला केस है, बायन फोर्स है, उसके बारे में सोचिए। पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? सर ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में चलिए, इस केस में ये बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है, इसका मतलब इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? पॉइंट फोर्स। ठीक है, वेट क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, यही है ना वेट। अब बायन फोर्स क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, यही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेंसिटी वीडी इज इक्वल टू डेंसिटी वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। कहीं पे भी जी आ रहा है क्या? एक्सीलरेशन कहीं पे भी है? नो सर। नहीं है ना। तो ये पूरे सिस्टम को ऊपर मूव करूं, नीचे मूव करूं, जी तो है ही नहीं। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो कांस्टेंट है, किसी लिक्विड में डाल दिया तो। ठीक, इसलिए ऊपर मूव करें, नीचे मूव करें, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। आया समझ में? अरे क्लास में करवाएं, जो क्लास में करवाता हूँ उसको ही पूछ लिया। देख कॉपी तो लगी, क्लास में करवा कुछ नहीं, वर्क करने की हमसे करवा तो मैंने कुछ नहीं। ये बैरोमीटर है, ठीक। इसमें लिक्विड कहां तक है? 75 सेंटीमीटर तक। मरकरी यहां तक है। इस बैरोमीटर को मैंने इंक्लाइंड कर दिया, क्या हाइट चेंज होगा? वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। याद कीजिए, जो रोजीएच लिखते हैं तो वहां पे मैंने बताया था रोजीएच का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हाइट होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वर्टिकल हाइट तो यही रहनी चाहिए, 75 ही रहना चाहिए ना वर्टिकल हाइट तो। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट अगर 75 ही रहना चाहिए, तो ये x कितना होगा, क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकता हूं? Yes. $150. सर 18th बता दीजिए। ये तो सिंपल मैथ्स है कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक, और जब दो लिक्विड को मिक्स किया तो पूछा गया कि रिजल्टेंट डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, दोनों का मास सेम दिया हुआ था।
तो आपने लिखा दोनों का मास सेम है, तो डेंसिटी 1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 1, डेंसिटी 2 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 2। ठीक, तो अगर मेरे को रिजल्टेंट डी इक्विवेलेंट निकालना है तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही करना है ना। ठीक है सर, हो जाएगा। सर 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये लिक्विड है, इसके अंदर एक बॉल है, ये हमेशा बोला टेंशन कितना है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन के बारे में बात करूं तो नीचे तो mg लग रहा है और ऊपर एक क्या लग रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है। तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg माइनस बाइंड फोर्स। तो इसको लिखा आपने डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ बी इंटू जी माइनस बाइंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम बी इंटू जी। तो यहाँ से देखिए क्या चीज कॉमन है, वी बी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ बी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, पुट कर दीजिए आंसर आगे। हो गया, वाटर नहीं लिक्विड है, कोई सा भी ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्या है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक is floating in water 10 centimeter side vertical if it flows with 15 centimeter side vertical with the level। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी क्या। तो वो डेंसिटी निकाल लीजिए मेटल का। हाँ, तो 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो बन होता है। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का। मैंने बोला कि एक आपके पास क्यूबॉइड है, ठीक, एक क्यूबॉइड है, ये इसको पानी के अंदर डाल दिया, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब आपने जब पानी के अंदर डाला तो मैंने कहा ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यूबॉइड है, ठीक। जब आपने इसको पानी के अंदर डाला तो ये कितना डूबा हुआ है, x सेंटीमीटर। अब मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसे पलट कर डाल दिया, मतलब कि अब क्यूबॉइड ऐसा है। ये कौन सा है, 15 सेंटीमीटर वाला है। तो जो पानी में डूबा होगा हिस्सा, ये x, वो सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा ना। सेम रहेगा, कैसे चेंज होगा। अरे सेम रहेगा। क्यों, दोनों केसेस में वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम रहेगा। वॉल्यूम डिस्प्ले सेम ही तो रहेगा, बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है, mg ना। mg चेंज हो रहा है क्या, वेट चेंज हो रहा है क्या ट्यूब का या क्यूबॉइड का, तो बाइंड फोर्स क्यों चेंज होने लगा। अगर बाइंड फोर्स चेंज हो तो वॉल्यूम डिस्प्लेस तो सेम ही रहेगा।
नहीं आया? तो वाटर लेवल के बारे में पूछा गया है, ये एच चेंज होगा कि नहीं? मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे अटका हुआ है, इसके बारे में किसने बतानी है? वाटर लेवल सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम है, क्योंकि वेट को बैलेंस कर रहा है बाय एंड फोर्स। दोनों हाँ, केस में तो तो वेट को एच बैलेंस चेंज करेगा। होगा, वाटर लेवल नहीं होगा, यही तो मैं बोल रही थी हाँ, पहले की एच चेंज होगा। ये हाँ ये चेंज हो जाएगा, ये मान लीजिए वाई हो गया, क्योंकि अब तो एरिया कुछ और हो गया ना इसका। पहले एरिया क्या था, अच्छा 10 इंटू इसीलिए 50 इंटू वॉल्यूम क्या था, एक्स, और इस वाले में क्या है, 10 इंटू 10 इंटू वाई। ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इक्वल है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इक्वल होगा, ये पैरामीटर चेंज होगा तो ये हाइट चेंज हो जाएगी ना, लेकिन वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम है, इसलिए वाटर लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन में वाटर लेवल के बारे में पूछा गया था, तो वाटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम। ओके नेक्स्ट सर 25। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की वर्डिंग को पकड़िएगा बस। मैंने कहा कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, और मैं किसी एच साइड से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, और जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर आया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, √2gh। एच साइड से ड्रॉप करूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। लेकिन ये जैसे ही लिक्विड में एंटर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी एच साइड से बॉल को ड्रॉप करूं, अब वो जब लिक्विड में एंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी ही होगी, तभी तो चेंज ही होगा। अगर कोई और वेलोसिटी होती तो चेंज हो जाता, अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होती तो। आगे समझे, तो √2gh किसके इक्वल है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला पूछ रहा है क्या है, आया? यस सर। सर ये एक बार पीछे जरा 15th क्वेश्चन और देखेंगे प्लीज, मुझे लगा शायद सेम ही होगा, ये अलग लग रहा है। यस सर। अरे बर्नौली सप्लाई कर दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ये अलग है क्वेश्चन। बर्नौली सप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार फिर से। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन करवाया था, मैंने क्या किया था, बॉल को अंदर रखा था लिक्विड के अंदर, अब बोला था मैक्सिमम हाइट कितनी है, अब मैंने कहा कि मैंने बॉल को बाहर रखा तो उसको ड्रॉप कर दिया तो कितना अंदर जाएगा। उल्टा सोचिए, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन किया था, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, वाला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर। देखिए कल आप लोगों ने कहा मेरे से कि जुलाई में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, आप ही लोगों ने कहा था ना, ऐसा कुछ बताया है क्या? सर नहीं, ये कोई नहीं बताया। कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट अजम्पशन हाँ, है। तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि 25 अप्रैल या 2 मई को होगा, पहले बता दूं। लेकिन बोर्ड से पहले तो एडवांस होगा ना, और मेंस होगा। बायो वालों को एडवांस या मेंस देना है? नहीं सर। हाँ तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है, ठीक, इसलिए जो अपकमिंग मंडे है उस समय मैं आप लोगों की टाइम और इंक्रीज करूंगा। ओके ठीक है, जब तक नहीं आ रहा मैं अपने सिलेबस को थोड़ा सा खींचूं, ठीक, अपकमिंग मंडे सर। से भी जो 1 घंटे की क्लास हो रही है इसको मैं 1.5 या 2 घंटे करूंगा, और आपकी फ्राइडे को भी क्लास होगी पूरे वीक।
मंडे टू सैटरडे। ओके ठीक है, अगर हुआ जुलाई में वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उतना सिलेबस हम लोग कम से कम, अगर मैं टाइम बढ़ा दूंगा तो हम लोग उसी स्पीड से सिलेबस को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक नहीं है तो उस उम्मीद में नहीं कि जून में होगा या जुलाई में होगा, हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो 25 अप्रैल को रख देगा पेपर। तो वेव्स के बाद आप कौन सा चैप्टर कराओगे? क्या वेव्स के बाद वेव्स के बाद वेव ऑप्टिक्स के बाद वेव्स के बाद हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वेव ऑप्टिक्स भी करवा सकता हूँ कि कंटिन्यूएशन में वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाए। करवा दूं? सर वेव ऑप्टिक्स पहले ही करवा दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट बाद में एसएचएम हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि Yes, sir, तीनों यही को सर। रिलेटेड चैप्टर है। क्योंकि मैं वापस 1 महीने के बाद जब वेव ऑप्टिक्स में आऊंगा, जब आपसे पूछूंगा कि ये चीज बताइए, तो आप लोग या तो पेज को पलटेंगे कि हाँ लगता है कुछ बताया तो था। बहुत जल्दी बोलते हैं। ठीक, इसलिए कंटिन्यूएशन में मैं थोड़ी स्पीड में वेव ऑप्टिक्स को खत्म करवा सकता हूँ, क्योंकि सब टच में होंगे। क्या एसएचएम पढ़ा फिर वेव पढ़ा, इसमें एक कंडीशन है कि वेव ऑप्टिक्स है तो वही चीज दोबारा रिपीट कर। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में एसएचएम, वेव एंड वेव ऑप्टिक्स, ये चीज जान के रखिएगा। जिसको एसएचएम नहीं आता वो वेव पे कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता उसको क्लियर, और जिसको वेव नहीं आता उसको वेव ऑप्टिक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। भले क्वेश्चन कर ले वो अलग बात है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ थियोरी के क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल हो जाते हैं कि अगर फॉर्मूले रटे हुए तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं हमारे, लेकिन थियोरी के कॉन्सेप्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो हम लोग एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा। तो तुमको ग्रेविटेशन में एक भी चीज पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो फॉर्मूले जो नए आते हैं कि ग्रेविटी जी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, बस उसको एक कोरिलेट करके रिलेशन बता दूंगा हाफ एन आवर या 1 घंटे में, एक लेक्चर ले लूंगा उसके लिए। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट ए टू जेड सब चीजें वही होंगी जो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशन मैंने छोड़ कर रखा हुआ अभी तक। तो जो भी आपका मंडे से होगा उसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक से मैं क्लासेस रखूंगा आपकी मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और एक बार मेंस का पेपर हो जाए इन लोगों का 22 तारीख को, उसके बाद आप लोगों पे लगूंगा। अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेंस वाले पेपर पे है, क्योंकि उनके स्टूडेंट का सिलेबस और उनको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है। उनका सिलेबस बायो का सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। बायो का सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, जो सारे उनसे बोलिए वो बताएंगे उनके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है। और उनसे बात कर मैं बोल लीजिए दूंगा, बेगम। मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा वहां तक। ठीक है, तो इसलिए मंडे से थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मंडे से माइंड प्रिपेयर करके रखिएगा, हाँ टाइम बढ़ने वाला है। ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग रखेंगे। मैं प्लानिंग रख रहा हूँ 25 अप्रैल के हिसाब से, जब तक डेट डिक्लेयर नहीं कर रही लोग। सर 1 वीक में हो जाएगी डिक्लेरेशन। हाँ, 1 वीक में हो जाएगी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरा सिक्स ये कह रहा है कि शायद पहले कर देंगे लोग, बोर्ड से पहले। नहीं तो अगर जुलाई में किया उसके बाद फिर एक अगस्त में किया तो सेशन तो और डिले हो जाएगा। लास्ट ईयर का सेशन वैसे डिले हो चुका है कोरोना के कारण। ठीक है, तो बार बार सेशन डिले करने का मतलब है अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है इंडियन गवर्नमेंट को। या आपको नहीं पता, अगर 15 दिन का भी सेशन डिले होता है ना एजुकेशन में, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। तो इसलिए इस साल की उम्मीद कम है कि सेशन डिले करने का। अगर सेशन डिले करना होता तो आपसे ज्यादा टेंशन तो इंजीनियरिंग वालों का था। जो जैन में होता है उसको फेब में करके उसने 4 अटेम्प्ट दे दिए, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाया। और जो एडवांस जिस टाइम पे होता था उसी टाइम पे अभी भी हो रहा है एडवांस। जुलाई में लेता था और अभी भी जून या जुलाई में लेता था, 15 दिन का गैप आया। तो आप लोगों का सेशन डिले नहीं करेगा।
सही है, दो अटेम्प्ट अलग attempt है। अलग है तो इनमें मतलब सिलेक्शन और काउंसलिंग भी अलग अलग होगी दोनों के लिए। नहीं 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 नहीं, आपका बेस्ट लिया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2। अच्छा, ठीक है ना। तीसरे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि पैनिक मत होइएगा। सिलेक्शन उसी का रहता है जो पैनिक नहीं होता किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में। तो मैं इसको वर्स्ट कहूंगा अगर 25 अप्रैल को अगर डेट डिक्लेयर होता है, जो आपके पास टाइम सिर्फ 2 महीने का रह जाएगा। हम लोग को सिलेबस बाइंड अप करना पड़ेगा मार्च एंड तक किसी भी हालत में। तो मैं कोशिश करूंगा 20-25 मार्च तक बिफोर होली आपका सिलेबस हो जाए डिक्लेयर खत्म, ताकि हम लोग आफ्टर होली पूरा एक फुल सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ले सके और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर सके। यस सर। ठीक है, तो बिफोर होली करने के लिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा अरे इतनी सारी चीजें कैसे हो जाएगा, 1 महीने में कैसे पूरी 12th हो जाएगी। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि पर डे 6 मतलब कि 12 आवर्स की क्लास हो जाएगी आपकी, अगर 2 घंटे की भी क्लास रखते हैं तो। दोनों का ना, ये नहीं कि मैं सिलेबस करवाता जाऊँ आप लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे, कह रहे इतना कैसे पढ़ूं। अरे पढ़ने वाले पढ़ते हैं, 16-17 आवर्स उनके हाथ में होता है पढ़ने के लिए। अगर 6 घंटे इसका निकाल भी दीजिए तब भी आपके पास बचे 18 घंटे। 5 घंटे सोने का निकाल दिए तब भी बचे आपके पास 13 घंटे। 1 घंटे इधर उधर के कामों में निकाल दिए तब भी आपके बचे 12 घंटे। तो इन सब चीजों को छोड़कर आपके पास हाथ में 12 घंटे हैं। अगर आप सोचेंगे थोड़ी मस्ती भी करनी है, थोड़ा घूमना भी है, थोड़ी साइकिलिंग भी कर लें, थोड़ा मार्केट भी घुमाएं, थोड़ी बातें भी कर लें, थोड़ी व्हाट्सएप भी कर लें, तो मेरे ख्याल से 24 घंटे भी कम पड़े। ठीक है, तो आपको बिल्कुल दुनिया से हट कर सोचना पड़ेगा, मतलब कि दुनिया को आपको बिल्कुल ब्रेक कर देना पड़ेगा कि आपकी बस यही 4 दीवारें ही दुनिया है अप्रैल तक, जब तक आपका पेपर नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे कि अगर हमने 2-3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली। मैं बाबा बोलता हूँ नीट इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता, नीट इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता, वो लेबरियस स्टूडेंट का क्वालिफाई होता है, जो मेहनत करता है। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे 101% सिलेक्शन होगा। आपने पेपर दिया हुआ भी है और पिछले प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर के अगर आप थोड़ा सा देखें भी तो टिपिकल नहीं आता। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो कर सकता हूं लेकिन किया नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कर सकता वही है जो रेगुलर मेहनत करेगा। ये नहीं कि आपने 3 दिन पढ़ा 14 घंटे, उसके बाद फिर से वापस आ गए 4 घंटे, कि 3 दिन से मैं 5 घंटे सो रहा हूं तो चलो आज थोड़ा सा आराम करूंगा। आराम कीजिएगा, नीट के बाद कीजिएगा, जिंदगी भर आराम रहेगा आपके लिए। और आज सोएंगे तो जिंदगी भर आपकी नींद उड़े रहेंगी। ठीक है, सोचने का दूसरा तरीका है। आप लोग सोचते हैं कि आज की जिंदगी जी लो कल जी हो या ना हो, इस मुहावरे पे मत रहिएगा। कल है, ठीक है ना, कल को अच्छा करने के लिए आज मेहनत करना है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, बार बार कह रहा हूं। और नीट में जितने स्टूडेंट हैं हर एक में काबिलियत है निकालने का, सब कोई क्वालिफाई कर सकता है। आप लोग जो भी टेस्ट दें, हर एक टेस्ट में कम से कम एक अपना टारगेट तो फिक्स रखिए कि मेरा इस टेस्ट में टारगेट है 640 या 600। 600 के बिलो तो किसी हालत में नहीं आना, चाहे कुछ हो जाए। कल टेस्ट है, बायो का है, बायो है, मैंने मान लीजिए कि कल टेस्ट में बायो का कोई टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ा था ना 11th-12th में, तो उसको आप पढ़ सकते हैं ना खुद से। आप ये क्यों सोचते हैं कि सर ने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा नहीं हो पाया, ये एक्सक्यूज कभी मत दिया कीजिए। अगर बाई चांस टेस्ट में कोई आया कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया, आपने कह दिया ये चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए मेरा नहीं हुआ, अरे उससे पहले 28 चैप्टर थे वो भी तो पढ़ाए थे, उसमें क्यों नेगेटिव आ गए, उसके क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट हुए? क्योंकि वहां पे गलती आपकी है, इसलिए वो गलती आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते।
होता है ना, बंदूक चलाने की आदत होती है सामने वाले के कंधे पे रखिए कि आपको नुकसान ना हो, रखिए कंधे पे, क्या होगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बोल रहा हूं कि आप बेहतर तरीके से समझते हैं अपने आप को कि कितने सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। बाबा बोल रहा हूं थोड़े दिनों के लिए सब चीजों से ब्रेक कर लीजिए अपने आप को, मतलब कि सोशल दुनिया कोई होती है इस चीज से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी। आज आपको सब कोई पूछेगा कि हाँ क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है, लेकिन अगर यही 3 साल तैयारी करते रह जाएंगे ना, कोई नहीं पूछेगा। आज आपके रिलेटिव भी फोन करके पूछेंगे, लेकिन अगर 10 साल के बाद अगर आप किसी मुकाम पे नहीं होंगे ना, वो भी फोन नहीं करेगा, बताओ कौन फोन कर रहे हैं इनको। पता चला मैंने फोन किया, ये अपनी मजबूरी है मेरे सामने गाने लगे, कह रहे दीदी मेरे साथ ये हो रहा है, भैया कहीं कुछ नहीं है, कुछ बताइए, कहीं पे कुछ लगा दीजिए, कहीं पे जॉब हो जाए। ये होता है, ये सच्चाई है, और ये आप लोग जानते हैं, 12th पास आउट है आप लोग सभी लोग। आप तो ये कह रहे हैं कि आपका करियर बने, हर एक के साथ होता है, ये नहीं कि मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ होता है। इससे बोलो नीट में इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे मेहनत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि 180 क्वेश्चन 180 मिनट, तो आपकी जितनी मेहनत होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतने क्वेश्चन को अच्छे टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में इंटेलिजेंट स्टूडेंट निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग में एडवांस की बात कर रहा हूं, अगर उसकी नॉलेज होगी, इंटेलिजेंट होगा, तभी वो एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। अदरवाइज मेंस में तो मेहनत करके कई सारे स्टूडेंट एनआईटी ले लेते, लेकिन एडवांस में नहीं ले पाते। तो आप लोग प्लीज अपने अंदर के कैलिबर को पहचानिए। मैं बाबा बोल रहा हूं हर एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस और आपकी मेहनत सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, और उस 5% को 100% में कैसे कर सकते हैं, 95% आपके खुद के एफर्ट से। मैं तो सिर्फ चैप्टर को कंप्लीट करवा सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि नहीं सीखा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से होगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने वाले, या आप इस चीज को जानते हैं, क्योंकि फ्लूइड खत्म हो चुका था, उसके बाद भी अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ। इसलिए तो क्वेश्चन असाइनमेंट दिया जाता है करने के लिए कि आप लोग चीजें जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नहीं तो मैं 2 लेक्चर और ले लेता, जितने असाइनमेंट के क्वेश्चन है 60-70 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर देता, लेकिन उससे क्या होगा, वो नुकसान हो जाएगा आपके लिए कि अगर मैं असाइनमेंट के एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूं कि ये है, वो सिर्फ सोल्यूशन सेट बना लेंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। आपने अटेम्प्ट किया, कोई कहीं पे किसी को हो सकती है सिली मिस्टेक हुई हो, या कहीं पे हो सकता है उसने गलत कॉन्सेप्ट लगाया गया, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ। लेकिन जब आपने यहाँ पे पूछा तो वो चीज क्लियर हो गई, क्या मेरा सिली मिस्टेक था, कॉन्सेप्ट तो मैंने ये लगाया था जो सर ने लगाया, या एक छोटा सा पॉइंट है जो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया था, वो भी क्लिक हो गया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि असाइनमेंट सिर्फ आप खुद से कीजिए, तभी आपको डाउट सेशन का मतलब समझ में आएगा। डाउट सेशन आपके हैं, मैं इसे किसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हिंट देता जा रहा हूँ, क्योंकि आपने किया हुआ है तो इतने हिंट से आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इस वाले तरीके से सॉल्व करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग एसएचएम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो थोड़े बड़े डाउट और किसी के हैं उसको हम लोग बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर। सर कल की क्लास होगी 2 आवर्स की? नहीं, नेक्स्ट वीक से, क्योंकि इस वीक तो पूरा शेड्यूल किया होगा ना हर एक का क्लास। ओके, फ्रॉम मंडे। तो नेक्स्ट वीक से मंडे मतलब कि 15 से मैं इसको शेड्यूल करवा दूंगा, और तब तक अगर डेट डिक्लेयर हो गई तो और अच्छी बात है, नहीं हुई तो 15 से हम लोग इसको शेड्यूल कर लेंगे, आज को बढ़ा देंगे और फ्राइडे को भी क्लास रखेंगे। ठीक है, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, और जिसने क्वेश्चन बचे हुए हैं प्लीज उसको ट्राई कर लीजिए।
नहीं तो हम लोगों ने फ्लूइड एक तरीके से बहुत सही ढंग से किया है, मतलब कि जितने नीट की आवश्यकता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही पाया, ठीक है। लेकिन उस मेहनत को जीरो मत कर दीजिएगा बिना प्रैक्टिस के, वो जीरो हो जाएगी पूरी मेहनत एक हफ्ते की क्लास अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपके डाउट उसके बाद ऐसे चलेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम।